पीएम मोदी का राजस्थान को बड़ा तोहफा, 85,000 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण, रेल परियोजनाओं को देंगे सौगात। बिहार में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, मुख्यमंत्री सहित 36 मंत्रियों के नाम शामिल, विधान परिषद के लिए नामांकन शुरू। सीएम योगी ने लिया सड़क हादसे का संज्ञान, घायलों के उपचार के लिए दिए निर्देश, हादसे में 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। कांग्रेस सपा गठबंधन के बदले समीकरण, बदायूं की जगह संभल से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल सिंह, राज बब्बर को देंगे टक्कर। अलवेश यादव की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, नोएडा पुलिस ने दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया, सांपों के जहर सप्लाई करने का मामला। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ हिना। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में बड़ा झटका लगा। हरियाणा में भाजपा की गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं और इस पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला भाजपा जजपा गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। पार्टी के एक नेता ने दुष्यंत चौटाला के हवाले से कहा, जजपा समन्वय समिति के ने गठबंधन के मुद्दे पर 2 दौर की बातचीत की। उन्होंने कहा कि हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट जजपा की प्राथमिकता है, जिन पर गठबंधन की संभावना पर चर्चा की जा सकती है। पार्टी 10 की 10 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। बता दें, जननायक जनता पार्टी अब तक 6 लोकसभा सीटों पर सफल रैलियां कर चुकी है और 13 मार्च को 7वीं रैली हिसार में होगी, जिसमें जनता को हिसार में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी। वहीं सिरसा में हुई चुनाव समन्वय समिति की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव मजबूती से लड़ने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। देश में महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लगातार वो ऐसी कई योजनाएं लॉन्च कर रही है जिसमें महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं और अपनी पहचान बना सकती हैं। केंद्र की ऐसी ही एक नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का बेहतर योगदान सुनिश्चित करने और ड्रोन के जरिए खेती को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, आज उन्हें नमो ड्रोन दीदी अभियान के तहत 1000 आधुनिक ड्रोन महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को सौंपने का अवसर मिला। ड्रोन दीदी स्कीम के कई फायदे होंगे और इसके जरिए महिलाओं को सशक्त बनाना पहली प्राथमिकता है। यह स्कीम उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएगी। पिछले आज का ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिहाज से बहुत ऐतिहासिक है। आज मुझे नमो ड्रोन दीदी अभियान के तहत 1000 आधुनिक ड्रोन महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सौंपने का अवसर मिला है। देश में जो 1 करोड़ से ज्यादा बहनें पिछले दिनों अलग अलग योजनाओं और प्रयासों के कारण 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। और अभी जब मैं बात कर रहा था तो वो किशोरी बहन मुझे कह रही थी, तो हर महीने 60-70 हजार 80 हजार तक पहुंच जाती है बोले कमाने में। अब देश के नौजवानों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। गांव में एक बहन अपने उद्यम से हर महीने 60,000 70,000 रुपया कमाती है। उनका आत्मविश्वास देखिए। हाँ, किशोरी वहां बैठी है, हाथ ऊपर कर रही है। हाँ। और जब मैं ये सुनता हूं, देखता हूं, तो मेरा विश्वास बहुत बढ़ जाता है। आपको आश्चर्य होगा, कभी कभी
आप जैसे लोगों से छोटी मोटी बातें सुनने को मिलती है ना, तो मुझे विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ यार, हम सही दिशा में हैं, देश का जरूर कुछ भला होगा। क्योंकि हम योजना तो बनाए, लेकिन इस योजना को पकड़ करके आप जो लग जाते हैं ना, और आप परिणाम दिखाते हैं, और उस परिणाम के कारण सरकारी बाबुओं को भी लगता है हाँ यार, कुछ अच्छा हो रहा है, तो काम अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश विदेश से दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश भर से नेता भी रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और इसी बीच राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ आज सुबह अयोध्या पहुंचे। भगवान राम का दर्शन पूजन किया और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा आज उन्हें अयोध्या आकर अभिभूत महसूस हो रहा है और वे प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हैं कि रामलला का इतना भव्य मंदिर बना है। अयोध्या नगरी में आकर के मन प्रसन्न हुआ है कि इससे आज प्रसन्न हो गया, मन आज प्रसन्न हो गया। इस अयोध्या नगरी में आकर के मन प्रसन्न हुआ है कि इससे पहले जब कभी भी दर्शन किए थे रामलला के तो टेंट में किए थे, अब दिव्य और भव्य मंदिर में दर्शन करने वाले हैं। निश्चित रूप से अपने आप को अभिभूत मान रहे हैं कि इतना बड़ा काम हुआ है और हम रामलला के दर्शन एक बहुत दिव्य और भव्य मंदिर में कर पाएंगे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस देश नहीं दुनिया के सबसे बड़े इस सांस्कृतिक महत्व वाले केंद्र को इतना विशाल रामलला का मंदिर बनके तैयार हुआ है। यही नहीं, राम हमारे रोम रोम में बसते हैं, राम हमारे आस्था के। राजस्थान में कितना असर पड़ेगा राम मंदिर जैसे चीजों का या धारा 370 का, प्रधानमंत्री जो बड़े काम किस पर असर पड़ेगा? लोकसभा चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? पूरी पूरी राम की महिमा है, दुनिया में पूरी महिमा है ही राम की है। असर क्या पड़ेगा? करने वाले वो है, सब कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे। ये हमारी माहेश्वरी समाज कर रहा है इस कार्यक्रम को। मैं माहेश्वरी समाज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। सीट शेयरिंग पर सस्पेंस के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ चिराग पासवान को लेकर कई तरह की अटकलें तेज हो गई। चर्चाएं होने विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से भी ऑफर दिया गया और अब गठबंधन को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी गठबंधन को लेकर सीटों की संख्या को लेकर बातें साझा करेंगे। और बिहार की हालात के ऊपर नहीं, जो परिस्थितियां बिहार में बनिस्बत बाकी राज्यों के बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों का जिक्र हमेशा मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से किया। बिहार को कैसे हम लोग विकसित राज्यों की श्रेणी में लेकर जाएं, उसकी चर्चा और चिंता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ने हमेशा की है और उसी लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे बिहार को विकसित राज्य बनाया जाए। नाराज चल रहे हैं एनडीए गठबंधन में, आप नाराज चल रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर? महागठबंधन ऑफर दे रही है एक तरफ। भाई ये सारी बातें आप सब के माध्यम से मैं भी सुनता रहता हूं कि मैं किस दिन नाराज हूं, मैं किस दिन खुश हूं। मेरी चिंताएं और बहुत बड़ी हैं। मेरी चिंताएं बिहार को लेकर है, बिहारियों को लेकर है। जहां तक रही बात गठबंधन की, मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बहुत जल्द मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है। मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग साझा भी करेंगे।
थैंक यू। तृणमूल कांग्रेस की ओर से पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद राज्य में इंडिया गठबंधन को झटका लगा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी जहां भी गए वहां इंडिया गठबंधन खत्म हो गया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं, कांग्रेस कब इधर उधर जा रही है। इंडी गठबंधन में एक और कलेश, एक और नया झटका, एक और नया झगड़ा। अब जहां जहां पड़े राहुल के कदम, वहां वहां इंडी गठबंधन तोड़े दम। इसका एक और नमूना बंगाल से दिखाई दे रहा है। देखिए किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी ने यूनिलैटरली सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और कांग्रेस धरी की धरी बैठी रह गई, बोलती रह गई कि हमारे साथ चर्चा कीजिए। पहले भी ममता बनर्जी ने कहा था कि 2 सीट मिलेगी, लेना है तो लो वरना जाओ, 40 सीटें तुम्हारी देश भर में नहीं आने वाली है। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी के बारे में ममता दीदी क्या सोचती है। और देखिए ना, इतने दिन तक शाहजहां और संदेश खाली पर कांग्रेस पार्टी ने स्ट्रेटेजिक साइलेंस मेंटेन किया। खड़गे जी ने तो डिफेंड भी किया, प्रियंका वाड्रा जी ने एक ट्वीट नहीं किया, राहुल जी ने एक ट्वीट नहीं किया। क्या फायदा हुआ? अब कम से कम आज तो प्रियंका जी, अब तो सीटें भी नहीं मिलने वाली आपको तृणमूल कांग्रेस से। आज तो चुप्पी तोड़िए और पूरा गठबंधन देखिए, क्या गजब का गठबंधन है, क्या गजब का कोऑर्डिनेशन चल रहा है। क्योंकि मिशन और विजन तो है नहीं, केवल कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन और डिवीजन है। इसलिए केरल से सीटें घोषित हो जाती है, वायनाड बोलते खाली कर दो। महाराष्ट्र में कांग्रेस को कहा जाता है जीरो पार्टी है। पंजाब में भगवंत मान कहते हैं एक थी कांग्रेस। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है वो आपने देखा है, यूनिलैटरली उन्होंने भी सीटें डिक्लेयर कर दी। और अब बंगाल में भी यूनिलैटरल डिसीजन ले लिया गया है। और पहले तो ममता दीदी ने कहा था कांग्रेस की 2 सीटें लेनी है तो लो, वरना आपको तो 40 सीटें भी देश भर में नहीं आने वाली। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दिल्ली के बाद हरियाणा में भी अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कुरुक्षेत्र की जनसभा में महाभारत का जिक्र करते हुए इस सियासी जंग को धर्मयुद्ध करार दिया। केजरीवाल ने कहा उनकी पार्टी के साथ धर्म है। उन्होंने लोगों से यह तय करने को कहा है वे धर्म के साथ हैं और अधर्म के साथ हैं, इस पर चुनाव कर लें। वहीं केजरीवाल ने लोगों से आपके उम्मीदवार सुशील गुप्ता को वोट देने का आग्रह किया। बेचारा किसान, जब किसानों के ऊपर गोले छोड़े जा रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, रबड़ की गोलियां छोड़ रहे थे, मार रहे थे, डंडे मार रहे थे, वाटर कैनन मार रहे थे, तो कहां थे जी आपके ये 10 MP? ये तालियां बजा रहे थे। बड़ा मजा आ रहा था इनको, किसानों को पीट रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा था इनको, बहुत मजा आ रहा था इनको। पिछले साल किसानों की फसलें बर्बाद हो गई पूरे हरियाणा के अंदर। पूरे हरियाणा के किसानों में तबाही मची हुई थी, फसलें बर्बाद हो गई, बेचारा किसान लुट गया। ब्याज, वो कर्जा लेके तो बेचारा फसल उगाता है, उसका ब्याज ऊपर से देना पड़ता है। चारों तरफ किसान कह रहे थे भाई हमको मुआवजा दे दो, मुआवजा दे दो। किसी को मुआवजा नहीं दिया खट्टर सरकार ने। कहां थे तब ये 10 के 10 MP? किसी ने आवाज नहीं उठाई आप लोगों की। जब बेरोजगार युवकों को पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा के पीट रहे थे, डंडे मार रहे थे, बेरोजगार युवा नौकरी मांग रहे थे सड़कों के ऊपर, कहां थे आपके 10 के 10 MP? तालियां बजा रहे थे बेरोजगारी पे, आपकी बेरोजगारी का मजाक उड़ा रहे थे। और हद तो तब हो गई जब आपके बेरोजगार बच्चों को यूक्रेन भेज दिया खट्टर सरकार ने युद्ध के अंदर मरने के लिए। मेरे को तो रोना आ गया। अगर कहीं युद्ध हो जाए तो सारी दुनिया के देश अपने नागरिकों को वहां से निकालते हैं। इन्होंने, खट्टर सरकार ने बेरोजगार युवकों को, हरियाणा के बेरोजगार युवकों को बेवकूफ बना के और यूक्रेन भेज दिया मरने के लिए। और यूक्रेन से अब हमारे, मैं वीडियो देखता हूं, कई लोग कहते हैं अब मम्मी पापा मेरे को वापस बुला लो, मैं फंस गया यहां पे। कहां थे ये 10 के 10 MP? इस बार गलती मत कर देना भाई साहब, ये इस चक्कर में मत पड़ जाना हमने तो प्रधानमंत्री बनाना, प्रधानमंत्री बाकी बना लेंगे, आप तो अपना सांसद बनाएंगे इस बार। ऐसा सांसद बनाना, ऐसा सांसद बनाना
जो आपके सुख दुख में काम आए। सुशील गुप्ता को सांसद बनाओगे, कम से कम कल को धरना प्रदर्शन करने जाना, इसका घर होगा वहां पे घर जाके अपना घर समझ के वहां पे बैठ तो सकते हो। संसद के अंदर व्यापारियों को इतनी तकलीफ होती है, हरियाणा के व्यापारियों को इतनी, मेरे से मिलने के लिए आते हैं व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी, व्यापारियों का दर्द समझता है सुशील गुप्ता। व्यापारियों का अगर कोई मसला होगा, कम से कम अपना आदमी तो बैठा है संसद के अंदर, अपनी आवाज तो उठाएगा कम से कम। उनका गुलाम तो नहीं है बीजेपी वालों का, उनकी तो रोटी तो नहीं खाता। आपकी आवाज उठाएगा, अपने आदमी को भेजो इस बार संसद के अंदर। ये प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत पड़ना। किसान है, किसानों की आवाज तो उठाएगा कम से कम खड़ा होके। उनकी हिम्मत नहीं है, बीजेपी के 10 की हिम्मत नहीं है किसानों की आवाज उठाने की, व्यापारियों की था। व्यापारियों को अपना आदमी चुन के भेजना है, किसानों को अपना आदमी चुन के भेजना है जो आपकी आवाज उठाएगा। ये सारे के सारे बीजेपी के हैं, ये कभी आपकी आवाज नहीं बन सकते। और आजकल तो ये बीजेपी वाले पूरे देश में घूम घूम के कह रहे हैं हमारी तो 370 आ रही है, हमारी तो 370 आ रही है, हमें तो तुम्हारी वोट चाहिए ही नहीं। खुलेआम कह रहे हैं हमें तो तुम्हारी वोट चाहिए ही नहीं, घर बैठो, हमारी तो 370 आ रही है हमारी। तो फिर क्यों दे रहे हो वोट? मैं दिल्ली से आया हूं आपकी वोट मांगने, हाथ जोड़ के आपके पैर छू के आपकी वोट मांग रहा हूं। सुशील गुप्ता जी घर घर घूम रहे हैं, घर घर जाके आपके पैर छू के आपकी वोट मांग रहे हैं। हमें आपकी वोट चाहिए, हम आपकी वोट से जीतना चाहते हैं, उन्हें आपकी वोट चाहिए ही नहीं। वो तो कह रहे 370 आ रही है, जो 370 आ रही है तो तुम हमको वोट दे दो यार, वो तो अपनी पता नहीं कहां से लाएंगे, जहां से भी लाएंगे। उनको 370 आ रही है, उनको जाने दो। और आज पूरे देश के अंदर 2 किस्म के लोग हैं। हर आदमी या तो ये है या ये है, या तो देशभक्त है और या अंधभक्त है। 2 ही किस्म के लोग हैं इस देश के अंदर, या तो देशभक्त है और या अंधभक्त है। जितने देशभक्त हैं मेरे गिल्ले हो लो, और जितने अंधभक्त हैं उनके गिल्ले हो लो। हमें अंधभक्त नहीं चाहिए, सारे अंधभक्त उनके गिल्ले हो लो और सारे देशभक्त हमारे गिल्ले हो लो। आज खट्टर साहब ने 10 साल के अंदर हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया। हर बच्चा चाहता है कि अब खट्टर सरकार जल्दी से जल्दी जानी चाहिए। कुरुक्षेत्र की सीट जिता दो, आगे खट्टर जी के जाने का समाचार हो जाएगा धीरे धीरे। पीएम मोदी ने रविवार को वर्चुअली चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, विधानसभा अध्यक्ष नीतीश महाना, लखनऊ मेयर सुषमा खारवाल मौजूद रहे। बता दें, लखनऊ एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 पूर्ण रूप से शीशे की बनी बिल्डिंग है। फ्लाईओवर के माध्यम से डायरेक्ट यात्रियों के आवागमन की व्यवस्था है। यात्रियों की सभी प्रकार की सहूलियत यहां पर मौजूद है। जहां पहले प्रतिवर्ष एयरपोर्ट पर 40 लाख यात्री यात्रा करते थे, वहीं अब 80 लाख से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि एयरपोर्ट के विकास को देखकर बेहद खुशी हो रही है। लखनऊ का भाग्य उदय हो रहा है। प्रधानमंत्री की डबल इंजन सरकार, लखनऊ की नहीं पूरे देश का विकास हो रहा है। लखनऊ का जहां तक प्रश्न है, लखनऊ के बारे में कितना विकास हो रहा है, कैसे विकास हो रहा है, कोई हमसे यदि पूछे तो मैं अभी पूरी तरह से यहां के विकास से संतुष्ट नहीं हूं। मैं और कुछ देखना चाहता हूं और कुछ कर रहा हूं और करने की कोशिश करूंगा। हां, काम इतने ज्यादा अधिक हो गए थे कि सारे काम एक सीमित समय पे पूरे नहीं किए जा सकते। अब आप लोग केवल 12, 13, 14 फ्लाईओवर बन गए, उसी को बड़ा काम मानते हैं। मैं नहीं मानता। आज भी अभी 9 फ्लाईओवर ऐसे हैं जो स्वीकृत पड़े हैं, जिन पर के भी काम प्रारंभ होना शेष है। 9 और ऐसे फ्लाईओवर हैं जिन पर की काम होना भी शेष है। हमारी जो कोशिश यह है कि यहां के लोग स्वस्थ भी रहें। इसलिए मैंने कहा था अपने लोगों से कि भाई ऐसा करिए, एक भी पार्क यहां का शेष नहीं बचना चाहिए किसी कॉलोनी का, जहां पर कि जिम की व्यवस्था न हो जाए, ताकि लोग अपने घरों से निकलकर वहां की एक्सरसाइजेज भी कर सकें।
मनुष्य समाज में योगदान करे, उसके लिए आवश्यक है तो शरीर से स्वस्थ हो और मानसिक रूप से भी वह स्वस्थ हो। इस सोच के आधार पर अरे इस काम को कोई छोटा काम मान सकता है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बड़ा काम था। मैं तो ये चाहता हूं कि यहां के पार्कों को इस तरीके से विकसित किया जाना चाहिए और इस तरीके से उसे हरा भरा रखना चाहिए ताकि घरों से, अपनी कॉलोनी से निकलकर जब लोग पार्क में पहुंचे तो एक स्वस्थ माहौल में वहां पर योगा कर सकें, प्राणायाम कर सकें, क्योंकि मनुष्य का जीवन सुखी हो इसके लिए आवश्यक है कि वह स्वस्थ हो। मनुष्य के जीवन की सार्थकता की प्रथम शर्त यदि कोई है तो स्वस्थ होना है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। माताओं बहनों की, हमारी भी माताएं बहनें, आपकी भी माताएं बहनें, सबकी माताएं बहनें होती, हर परिवार में। मैंने छोटी छोटी चीजों का जहां पर जानकारी थी, मैंने कहा माताओं बहनों को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मैंने गरीब परिवारों की में देखा है कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि सांसद, देश का रक्षा मंत्री इन सब बातों को सोच रहा है। आपके लिए छोटी चीज लग सकती है, लेकिन हमारे लिए छोटी चीज नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य से रविवार को लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने मुलाकात की और इस दौरान दोनों में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। बताया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन अभी तक यह बात सामने नहीं आई है वो स्वयं चुनाव लड़ेंगे या फिर उनकी पार्टी कोई अन्य उम्मीदवार उतारेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, इंडिया गठबंधन इस समय देश की आवश्यकता है। इंडिया गठबंधन किस रूप में उनका उपयोग करना चाहता है, गठबंधन के साथियों को तय करना है। उनका मकसद है भाजपा हटाओ देश बचाओ। इंडिया अलायंस इस समय देश की आवश्यकता है, इसलिए इंडिया गठबंधन को हमने समर्थन देने की बात राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के गठन के दिन ही किया था। आज भी उस पर मैं कायम हूं। अब इंडिया अलायंस किस रूप में हमारा उपयोग करना चाहती है, इसको गठबंधन के साथियों को तय करना है। इस क्रम में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी से मेरी औपचारिक वार्ता भी हुई है। सकारात्मक परिवेश में वार्ता हुई है। हम समझते हैं कि आज विपक्षी एकता इंडिया अलायंस के रूप में सशक्त बनकर के आएगी, जो न केवल भाजपा के पाप का भाना फोड़ेगी, बल्कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने में भी कामयाब होगी। हमारा मकसद है बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हटाओ संविधान बचाओ। लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम पसमानदा समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा इस बार के लोकसभा चुनाव में वो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन का साथ देखकर मुस्लिम समाज उनके साथ खड़ा है। मीडिया को संबोधित करते हुए मुस्लिम पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने कहा, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पसमानदा समाज की आबादी 85% है। भाजपा सरकार ने पसमानदा समाज को पिछली सरकार में दी जा रही सुविधाओं को बंद कर दिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने पसमानदा समाज को लेकर चिंता जताई और बातें भी की, लेकिन कोई कार्य योजना नहीं बनाई और पसमानदा समाज को नजरअंदाज किया, जिसके बाद इस बार लोकसभा चुनाव में मुस्लिम पसमानदा समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होगा। आज बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए, क्योंकि मुझे अपने समाज की सेवा करने का मौका मिला है और प्रदेश अध्यक्ष के पद पे हमको नियुक्त किया गया है। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनीस मंसूरी साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी आगे आने वाली कार्य योजनाओं में पसमानदा मुस्लिम समाज, जो कि एक पिछड़ा वर्ग है, जिसकी 85% मुसलमानों की 85% आबादी जो है वो पसमानदा है,
उत्तर प्रदेश के अंदर देखें या देश के अंदर देखें तो 85% मुस्लिम आबादी पासमानदा की है, लेकिन पासमानदा को उनका हक नहीं मिलता है। उसकी लड़ाई माननीय अनीस मंसूरी साहब 16 सालों से लड़ रहे थे। इनका सबसे पहला संगठन था जिसने पासमानदा की बुनियाद को रखा। उसके बाद ही सारे पासमानदा समाज के लोगों को इकट्ठा भी किया, बहुत सारे संगठन भी बने और बहुत सारे संगठन खत्म भी हो गए। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पासमानदा का जिक्र करके एक बार फिर से हम लोगों को एक नई आस जगाई है कि पासमानदा मुस्लिम समाज जो है वो अपेक्षा का शिकार हुआ है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे आने वाले मुस्तकबिल, उनके बच्चे और आज का फ्यूचर उनका कैसे सिक्योर किया जाए, इसलिए हम लोग शिक्षा पे बड़ा काम करेंगे और शिक्षा को प्राथमिकता देंगे और स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देंगे। जब शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों हम लोगों को मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। मैंने पहले भी कहा है कि हम पसमानदा भागीदारी की बात ये नहीं करते कि मेरे संगठन को मिले। सारे जो संगठन साथ काम करते नहीं है, अगर पसमानदा में आते उनको मिलना चाहिए, मैं ये बात करता हूँ। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में पसमानदा नेता गए हैं, उनकी समाज में कोई हैसियत नहीं है, वो केवल अपने लिए कुछ पाना चाहते हैं, इसलिए वो जाकर के संगठन तो कोई बना ले, कोई रुकता है इस लोकतंत्र में बना करके और वहां पर गुमराह कर रहे हैं कि हमको कुछ मिलना चाहिए। लेकिन देश की जनता ये पसमानदा जानते हैं कि पसमानदा का संस्थापक कौन है और पिछले 14 साल तक सड़कों पर मेहनत किया पसमानदा को इकट्ठा करने के लिए। ये जानते हैं। अखिलेश से कितनी सीटों मांग की? एक है कि दो है? कितनी सीटों की? देखिए मेरी मांग तो हमारी जो आबादी है, हमने आबादी के हिसाब से जो हमारी कुल मुसलमानों में 85% पसमानदा मुसलमान है, 15% अपर कास्ट का मुसलमान है। तो हमारे आबादी के हिसाब से आप टिकट दे दीजिए। हम जानते हैं कि हो सकता है कि ये दिक्कत दुश्वारी हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी हो सके ज्यादा से ज्यादा भागीदारी माननीय अखिलेश यादव जी देंगे, मुझे पूरा ये विश्वास है। क्या आप कहीं से टिकट मांग रहे हैं? नहीं, मैं टिकट कहीं से नहीं मांग रहा हूँ, मैं पसमानदा के लिए टिकट मांगता हूँ, पसमानदा की भागीदारी की बात कर रहा हूँ। भागीदारी सत्य सनातन ध्वजवाहिका सपना गोयल का सपना 5000 महिलाओं के द्वारा सुंदरकांड का पाठ कराना पूरा हुआ। गोमती के तट के किनारे झूलेलाल वाटिका पार्क में 5000 महिलाओं से भी ज्यादा एकत्र होकर एक साथ सुंदरकांड का पाठ किया गया। सपना गोयल का कहना है, हिंदुत्व की एकता को आगे बढ़ाने के लिए आज महिलाएं एकजुट होकर कदम से कदम मिला रही हैं। वहीं इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ पूर्व डीजीपी विजय कुमार की पत्नी अनुपमा कुमार ने दीप जलाकर किया और इसी क्रम में छोटे छोटे बच्चों ने भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, राम भजन संध्या प्रस्तुत किए। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।